Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is me, Khadija Kamar, and you are watching Regal Biology with Khadija. Today, the topic of our discussion is how biology is helping mankind for improving health and for combating against the diseases. In previous lecture, we discussed about how biology is helping mankind for increasing food production. Today, we are going to discuss how biology or biological knowledge can be used for combating diseases. रोल ऑफ बायोलॉजी इन हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल। हेल्थ को मेंटेन और डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए हम तीन मेन एक्शंस जिन्हें हम कहते हैं प्रोन्स्ड एक्शंस, उन्हें हम यूज कर रहे हैं। अब प्रोन्स्ड एक्शंस का मतलब ये है कि वेज ऑफ अचीविंग द सेम एम। तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज प्रिवेंटिव मेजर्स, सेकंड इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, third is drug treatment and gene therapy. We will discuss about these three steps one by one. First is preventive measures. Preventive measures का मतलब होता है हिफाजती इक़दामात। एग्जाम्पल लेते हैं हम कोविड-19 एपिडेमिक की। जब हमारे पास कोविड-19 स्टार्ट में आया तो हमें नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि ये जो डिजीज है इसको कॉज करने वाला एक वायरस है और इसकी ट्रांसमिशन किस तरह होती है। जब हमें पता चल गया कि ये वायरस से होती है तो हमने एंटीवायरस को इस्तेमाल करना शुरू किया और एंटीबायोटिक्स को खत्म कर दिया, क्योंकि जब ये डिजीज आई थी तो साइंटिस्ट जो हैं स्टार्ट में डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे फ्लू को सही करने के लिए इस तरह। तो जब उन्हें पता चल गया कि ये डिजीज वायरल है तो उन्होंने एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल खत्म कर दिया। एंटीबायोटिक्स होती हैं बैक्टीरिया के खिलाफ और एंटीवायरल्स होती हैं वायरस के खिलाफ। उसके बाद जब उन्हें ये पता चल गया कि ये वायरस की वजह से होती है और फिर उन्होंने ये देखा कि ये ट्रांसमिट कैसे हो रही है, एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक कैसे जा रही है, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक कैसे जा रही है। जब उन्हें ये पता चल गया कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है तो हिफाजती इकदाम बनाने में आसानी हुई हमें। हमने क्या किया? हमने हिफाजती इकदाम बना लिए। डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क पहनो, हाथों को कॉन्टिन्यूसली वॉश करो, डिसइंफेक्टेंट्स का इस्तेमाल करो। तो हमारे पास ये क्या हो गई? हिफाजती इकदाम हो गए। तो इसका मतलब ये है जब भी कोई डिजीज आती है तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पहले जानना जरूरी होता है। वो बैकग्राउंड नॉलेज से हम जान सकते हैं या फिर हम वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम क्या ऑब्जर्व करके हासिल करते हैं कि कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, डिजीज किस वजह से कॉज हो रही है। फिर हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। जब हमें इन दोनों का पता चल जाता है तो हम प्रिवेंटिव मेजर्स को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं एड्स एंड हेपेटाइटिस की। बात करते हैं पहले एड्स की। एड्स हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है जो कि वायरस के थ्रू होता है और उस वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब हमें ये पता चल गया कि ये वायरस के थ्रू होता है तो अगला जो स्टेप हमने पता किया इंफॉर्मेशन से वो ये कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। हमें पता चला कि ये ट्रांसमिट होता है फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और हमारे पास बाय यूजिंग कंटामिनेटेड सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी भी पेशेंट की सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को इस्तेमाल करके। जब हमें इन दोनों का पता चल गया तो हमने क्या बनाए? प्रिवेंटिव मेजर्स। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या बनाए हमने? अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट विद डिजीज्ड पर्सन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है टेस्ट के बगैर नहीं होगी, और किसी भी किस्म की यूज्ड सिरिंजेस और हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो सर्जिकल है चाहे वो बैंडेज वगैरह हो हम यूज नहीं करेंगे। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स बन गई। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं हेपेटाइटिस की। ये जो है वायरस के थ्रू होता है, उस वायरस में काफी ज्यादा वायरसेस होते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका भी सेम है, हमारे पास फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड बाय यूजिंग कंटामिनेटेड सिरिंजेस। तो जब हमें पता चल गया तो हम इसके प्रिवेंटिव मेजर्स भी उस हिसाब से बना लेते हैं। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। किस तरह हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू। वैक्सीनेशन का मतलब क्या है? ये किसने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया? फादर ऑफ वैक्सीनेशन इज एक्चुअली एडवर्ड जेनर, और ये पहला पॉइनियर था जिसने स्मॉल पॉक्स की डिजीज के लिए वैक्सीन को तैयार किया था। 1796 में उसने ये डेवलप की थी। इसमें होता क्या है? काउ पॉक्स के पस सेल्स को लेते हैं और उसको हम ऐड कर देते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। असल में उसको ये आइडिया कहाँ से आया कि काउ पॉक्स के पस सेल्स लेने हैं। उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब स्मॉल पॉक्स की डिजीज जो है वो फैली है
तो मिल्क मेड्स जो हैं उनको ये डिजीज नहीं हुई, वो बच गए, वो उसके खिलाफ अपने आप को इम्यून कर गए। तो उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि आखिर क्यों उनके साथ ऐसा हुआ। तो उसे पता चला कि मिल्क मेड जब काउ से जो मिल्क निकाल रहे होते हैं तो उनके हाथों पे काउ पॉक्स जो काउ के निकले हुए थे उसके पस सेल्स जो हैं वो उनकी बॉडी में ट्रांसफर हो गए, किसी जख्म के थ्रू, किसी भी तरह उनकी बॉडी के अंदर दाखिल हो गए। तो जिसकी वजह से उनके अंदर इम्यूनिटी आ गई स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। अब हम देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। दिस इज काउ, इसको थे काउ पॉक्स। इसके पस सेल्स जो हैं वो मिल्क मेड के हाथों पे लग गए, या मिल्क मेड जो है उसके किसी तरह उसके हाथों में ये कोई जख्म का निशान होगा तो उसकी बॉडी के अंदर चले गए। ठीक है, उसके बाद एक और ह्यूमन है और उसको इनोकुलेट करवा दिए हैं उसने काउ पॉक्स के पस सेल्स। जब उसने ये देखा कि काउ पॉक्स के पस सेल्स इस मिल्क मेड में गए या फिर इस ह्यूमन में गए तो उन्हें माइल्ड इन्फेक्शन हुई। याद रखिए कि जो काउ पॉक्स डिजीज है ये माइल्ड इन्फेक्शन है और उतनी कॉन्टेजियस नहीं है। तो ये दोनों जब बीमार हुए तो इन्होंने अपने ये बीमार होने के बाद ठीक हो गए क्योंकि माइल्ड इन्फेक्शन थी। फिर क्या किया गया, वो एक और ह्यूमन जिसको स्मॉल पॉक्स की डिजीज थी, मतलब वो स्मॉल पॉक्स का पेशेंट था, वहां से हमने कलेक्ट किए पस सेल्स और उसको एंटर कर दिया इस ह्यूमन बीइंग के अंदर, या फिर ये जो मिल्क मेड है। हमने ये देखा कि जब हमने स्मॉल पॉक्स को इंजेक्ट किया तो जो ह्यूमन था उसको स्मॉल पॉक्स की डिजीज नहीं हुई, वो ह्यूमन जो है अनअफेक्टेड रहा, मतलब उसके अंदर इम्यूनाइजेशन क्रिएट हो गई काउ पॉक्स की वजह से स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। तो इस तरह उसने जब ये ऑब्जर्व किया तो उसने कहा कि काउ पॉक्स के जो पस सेल्स हैं, जिसे वेका का नाम दिया और इसी से वैक्सीनेशन का नाम जो है आया। वेका इज द लैटिन वर्ड जिसका मतलब काउ है। वैक्सीनेशन उस शख्स को इम्यून करने के लिए की जाती है किसी भी वायरल या बैक्टीरियल एपिडेमिक्स के। अगर बैक्टीरियल एपिडेमिक्स होगा तो हम इनोकुलेट कर देंगे एटेनुएटेड वीक बैक्टीरियल सेल्स को उस ह्यूमन बीइंग के अंदर, ताकि जब उस ह्यूमन बीइंग पे वो बैक्टीरिया अटैक करे तो उस बैक्टीरिया के खिलाफ ह्यूमन बीइंग के अंदर इम्यूनाइजेशन पहले से मौजूद हो, तो हमें उस डिजीज के खिलाफ लड़ने के लिए इम्यूनिटी मिल जाती है। बहुत सारी डिजीजेस को हमने वैक्सीनेशन के थ्रू कंट्रोल किया है और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया है, लाइक पोलियो, वुपिंग कफ, मीजल्स, मम्प्स और स्मॉल पॉक्स। कहा यह जाता है कि स्मॉल पॉक्स जो है वो अब कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया है इस दुनिया से, लेकिन कुछ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं उनमें अभी भी ये मौजूद है। लेकिन वहां पर इसलिए है कि इम्यूनिटी मतलब वैक्सीनेशन जो है वो वहां पे सही तरीके से नहीं हुई या वो लोग करवा नहीं रहे, इसलिए। अब हम ये देखते हैं कि वैक्सीन वर्क कैसे करती है। हम ह्यूमन के अंदर हार्मलेस और वीक डिजीज के सेल्स जो होते हैं उन्हें एंटर कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं उन एंटीजेंस के खिलाफ। जब एंटीबॉडीज बनती हैं तो वो उन एंटीजेंस को किल करने में कामयाब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो एंटीजेंस जो थे वो हार्मलेस थे और वीक थे। जब इस तरह एंटीबॉडीज बन के उन्हें मार देती हैं तो हमारे ब्लड में वो एंटीबॉडीज मौजूद रहती हैं। जब वो मौजूद रहती हैं तो अगर अब बेशक वो हार्मलेस ना हो, वो वीक ना हो, वो बैक्टीरिया या जो वो वायरस है वो एंटर होता है बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडीज में उसके खिलाफ पहले से एंटीबॉडीज वाफर मुकदार में मौजूद होते हैं जो उसको किल करने में हेल्प करते हैं और इस तरह हमारी बॉडी जो है वो इम्यून हो जाती है उससे।